सन 1947 भारत की आज़ादी और इस आज़ाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनकर उभरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. जिन्हें आज हम आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। भारत की बागडोर अब ऐसे एक नेता के हाथ में थी जिन्होंने सिर्फ आज़ादी नहीं दिलाई बल्कि एक नया भारत का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पंडित नेहरू का सपना था डेमोक्रेसी, सेकुलर और साइंटिफिक सोच रखने वाला भारत। आज़ादी के ठीक 3 साल बाद ही दुनिया का सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का लागू करवाया। From this, the 26th day of January 1950, India, that is Bharat, shall be a sovereign, democratic republic, and the Union and its component parts, the states, shall exercise all powers and functions of government and administration in accordance with the provisions of the said Constitution. पंडित नेहरू ने भारत का लोकतंत्र मजबूत रखने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। जैसे कि 1952 भारत का पहला लोकसभा चुनाव, नेहरू ने सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को जात, धर्म, अमीरी, गरीबी का भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार मिले। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी हर व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार मिले, वो भी गुप्त मतदान के माध्यम से। नेहरू समझते थे कि लोकतंत्र की आज़ादी तभी तक टिका रहेगा जब एक मजबूत विपक्ष होगा। इसीलिए उन्होंने विपक्ष का महत्व समझा। इसीलिए उन्होंने ऑपोजिशन के महत्व पर जोर दिया और कहीं भी एक पार्टी का रूल का लोभ नहीं दिखाया। संविधान सभा में नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की, जिसे भारत का संविधान का आधार तैयार हुआ। एक ऐसा संविधान जो सबको इक्वलिटी, सिविल लिबर्टी और गारंटी ऑफ जस्टिस देता है। उनका मानना था कि बिना मुक्ति के लोकतंत्र एक खाली ढांचा बनकर रह जाएगा। इसलिए नेहरू ने फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया। नेहरू के नेतृत्व में पहली बार पंचवार्षिक योजना बनाई गई, जिसने भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी। उनका सपना था एक स्वावलंबी भारत जहां गरीबी और असमानता का अंत हो। लैंग्वेज डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का मूल्यांकन को समझते हुए नेहरू ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। इसने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया ताकि प्रशासन लोगों के बीच नजदीकियां बढ़ा सके। पार्लियामेंट ये वो जगह है जहां हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोगों की आवाज़ सुनी जाती है। नेहरू ने संसद को सुप्रीम बॉडी के रूप में स्थापित किया, जहां सरकार के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है। नेहरू का मानना था भारत जैसे डाइवर्स से भरा देश में सिर्फ एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ही सबको एकजुट कर सकती है। इसीलिए उन्होंने प्लूरलिस्टिक एग्जीक्यूटिव सिस्टम को प्रायोरिटी दी, जहां डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल ग्रुप्स को पॉलिटिकल पावर करने का मौका मिले। उन्होंने पार्लियामेंट्री कन्वेंशन का विशेष सम्मान किया। उनके लिए पार्लियामेंट एक ऐसी जगह थी जहां देश की बदलती सोच और सोशल रेवोल्यूशन का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट से लेकर प्रेस तक, न्यायपालिका से लेकर लोकतंत्र तक, नेहरू ने हर स्तर पर आज़ादी और वैल्यूएबल का प्रोटेक्शन किया। नेहरू ने लोकसभा का पहला स्पीकर जेबी मावलंकर को लोकसभा का पिता के सम्मान से नवाजा। नेहरू के लिए संसद एक ऐसी जगह है जहां शासन और लोकतंत्र एक दूसरे की सहयोगी हो। आज़ादी से पहले ही भारत एक नया युग की तैयारी कर रहा था। साल था 1946 जब भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। ये वो सभा थी जो एक नया आज़ाद भारत का भविष्य लिखने वाली थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज पेश की, उद्देश्य संकल्प। ये संकल्प एक ऐसा अप्रोच था जिसमें भारत के संविधान के मूल आदर्शों की नींव रखी गई। इसने बताया कि नया भारत कैसा होगा, समानता, न्याय और डेमोक्रेसी वैल्यू पर टिका हुआ। 22 जनवरी 1947 को पूरी संविधान सभा ने नेहरू के इस उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया।
ये वो पल था जब भारत ने अपने संविधान के सिद्धांत, उसकी आत्मा और उसका दिशा निर्देश तैयार कर लिया। फिर आया 15 अगस्त 1947 की सुबह, भारत की आज़ादी की सुबह। लेकिन आज़ादी के बाद भी संविधान का काम जारी रहा। इस लंबे सफ़र के बाद संविधान का अंतिम रूप तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान आधिकारिक रूप से लागू किया गया। आज़ादी के लगभग 2 साल 8 महीने के बाद भारत ने अपने आप को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह भी सच है कि नेहरू ने संविधान को सीधे तौर से लागू नहीं करवाया था, क्योंकि संविधान सभा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आज़ादी के पहले ही बनी हुई थी। नेहरू के अनुसार राष्ट्र की प्रगति के लिए साइंटिफिक नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नेसेसरी था। उनका विश्वास था साइंटिफिक रिसर्च और टेक्निकल उन्नत भारत की इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस को तेजी से बढ़ा सकती है। उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया ताकि देश में इनोवेशन को बढ़ावा मिले और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। नेहरू ने राष्ट्र निर्माण के लिए एक मॉडर्न और लॉजिकल पर्सपेक्टिव अपनाया। उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति धर्म और संप्रदाय से ऊपर थी। नेहरू के साइंटिफिक अप्रोच का ही परिणाम था कि IIT और एम्स जैसे विश्व प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन स्थापित की गई, जिनसे देश में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन को मजबूती मिली। इन इंस्टीट्यूशन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य था कि भारत वैज्ञानिक अनुसंधान और R&D में आगे बढ़े। नेहरू कहते थे कि युवाओं को सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई नहीं, बल्कि सोचने, सवाल पूछने और नया विचार रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। मिड 20वीं सेंचुरी में दुनिया 2 हिस्सों में बनती जा रही थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी ओर रसिया। दोनों सुपर पावर दुनिया भर के देशों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच एक नया आज़ाद देश भारत एक अलग राह चुनने की तैयारी में था। नेहरू ने कहा, भारत इनमें से किसी का नहीं बनेगा, भारत रहेगा नॉन अलाइन। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की नींव थी। यहाँ से जन्म हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट, एक ऐसा सोच जिसने नया आज़ाद देश किसी महाशक्ति के पीछे चलने की बजाय राष्ट्रहित और विश्व शांति के लिए फैसला खुद करते थे। नॉन अलाइन मूवमेंट ने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक मजबूत आवाज़ दी। आज भी जब दुनिया फिर से बदल रही है, नेहरू की वो सोच स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे बड़ा पिलर है। सन 1962 भारत और चाइना के बीच एक कठिन युद्ध हुआ। इसे भारत की एक बड़ी हार के रूप में देखा जाता है। इस युद्ध के बाद नेहरू को तीखी आलोचनाएं झेलनी पड़ी। देश भर में सवाल उठने लगे, लेकिन इस सब के बावजूद नेहरू ने एक भी शब्द आलोचना के खिलाफ नहीं बोला। उनका मानना था कि विरोध करना, सवाल पूछना, ये एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। नेहरू ने कहा था कि सरकार की आलोचना करना हर एक नागरिक का अधिकार है और इस अधिकार को कभी दबाया नहीं जाना चाहिए। 1962 की ये घटना एक बात को स्पष्ट करती है कि कठिन चुनौतियों के बीच भी नेहरू ने भारत के लोकतंत्र विजुअल को मजबूती से पकड़ कर रखा। उन्होंने कभी आलोचना को गलत नहीं कहा, बल्कि इसे एक स्वस्थ और सच्चा लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा बताया।